दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंग्लिश एजुकेशन हैज एंस्लेव्ड अस, मतलब कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है और महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में जो हीनता की भावना पैदा कर दी थी और औपनिवेशिक शिक्षा ने पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ दिखाया है और भारतीय संस्कृति की गौरव को नष्ट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा है कि गिवन बिलो आर द लोकेशन ऑफ 4 आर्कोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, मतलब कि भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम जो दिए गए हैं नीचे दिए गए हैं। और देखिए, ऑप्शन ए है कि पय्यमपल्ली, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी हुसंगी और ऑप्शन डी है बुर्जहोम। नीचे लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है। यह आपको ऑर्डर में लगाना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ में, उत्तर से दक्षिण क्रम में, दिशा में लगाना है इन पुरास्थलों को। ठीक है, तो देखिएगा, और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिएगा, पहले हम लोग इसको क्रम में लगाते हैं कि भारत के 4 जो पुरातात्विक स्थल है उनको हम उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले जो होगा आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, बुर्जहोम, ये फर्स्ट नंबर पे होगा जो कि जम्मू कश्मीर में है ये। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये उत्तर से हम लोग दक्षिण में लगाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है नॉर्थ टू साउथ। तो बुर्जहोम आपका क्या है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका भीमबेटका आएगा जो कि ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हुसंगी आएगा, ये आपका है कर्नाटक में, ये थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बचता क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है, तो ये पय्यमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में है, तो ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शंस बनेगा यहाँ पे वो बनना चाहिए डी, बी, सी और ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी, बी, सी और ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुर्जहोम जो है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे भीमबेटका, थर्ड नंबर पे हुसंगी और फोर्थ नंबर पे पय्यमपल्ली। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी, बी, सी, ए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच वाले क्वेश्चन है। देखिएगा कि मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया एंशियंट टाइम एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब कि भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कॉलम ए में ये सारे नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में ये कुछ ईयर के नाम है, मतलब कब इनका शासनकाल रहा होगा। देखिए, ए दिया है कि द कंपोजिशन ऑफ द संगम टेक्स्ट, मतलब कि संगम साहित्य की रचना कब हुई थी। बी दिया है कि अलेक्जेंडर जो है इन्वेंटेड द नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी है कि द रूल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का शासनकाल कब था। डी है कि श्वेन त्सांग का भारत में आगमन कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे
ज़ुआन ज़ांग कम्स टू इंडिया, ये गलत दिया है, इंग्लिश में थोड़ा सा गलत दिया है, आप हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। तो इसके शासनकाल सबके बताने हैं आपको, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। और पीछे आपके सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। तो पहले यहाँ पे मैच कर लेते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ द संगम, मतलब कि संगम साहित्य की रचना कब हुई थी। तो ये हुई थी 300 BC में, 300 BC में, 300 सी में, मतलब कि ये सेकेंड ऑप्शन से मैच हो जाएगा। संगम साहित्य की रचना हुई थी। बी है आपका पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। तो ये 327 में, ये तो सभी को पता होगा, 327 से 325 BC में हुआ था। और हर्षवर्धन का शासनकाल कब था। तो ये था 606, ये आपका 4th नंबर पे मैच हो जाएगा, 606 से 647 सी में। लास्ट ऑप्शन है कि ज़ुआन त्सांग का भारत में आगमन कब हुआ था। तो ये जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है 630 से 643 सी में हुआ था। तो ये आपका मैच हो गया। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर बनता है, ऑप्शंस बनते हैं, वो क्या बनेंगे। इसका ऑप्शन बनेगा सी का, ए का सेकंड हो जाएगा, और ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4th और डी का 3rd। मतलब कि इधर देखिए आप ऑप्शंस में, यहाँ पे ऑप्शंस आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4th और डी का 3rd। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ कि द कंपोजिशन ऑफ द संगम टेक्स्ट, मतलब कि संगम साहित्य की रचना कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 300 BC में। और पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ। तो ये 327 से 325 BC में। द रूल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का शासनकाल कब था। तो 606 से 647 में। और लास्ट है कि ज़ुआन त्सांग का भारत में आगमन कब हुआ था। तो ये 630 से 643 सी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चोला ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। फॉलोइंग दिस टेक्निक विच मटेरियल वॉज यूज्ड फर्स्ट टू मेक एन इमेज। मतलब कि चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, और इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि सबसे पहले मतलब किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि क्ले, मतलब कि मिट्टी। ऑप्शन बी वैक्स, मतलब कि मोम। ऑप्शन सी है कि मोल्टेन मेंटल, मतलब पिघली हुई धातु। और ऑप्शन डी है कि टेराकोटा, मतलब पकी हुई मिट्टी, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोम, ठीक है। चोलकालीन जो है कांस्य मूर्तियां जो लुप्त मोम तकनीक के से क्या है बनाई जाती थी, और इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु जो मोम पदार्थ का क्या है प्रयोग किया जाता था। और चोल मूर्तियां मंदिरों की दीवारों की भित्तियों जो अंदर में देवी देवताओं की नक्काशीदार क्या है लघु चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था, तो वो है वैक्स का, मोम का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप क्वेश्चन का आंसर बखूबी दे पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट द आइडिया ऑफ सुलह एक कुल। मतलब कि इनमें से कौन सा या से कथन सुलह एक कुल के विचार के बारे में सत्य है। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। स्टेटमेंट ए दिया है कि दिस आइडिया फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। मतलब कि यह विचार जो है नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। स्टेटमेंट बी दिया है कि एन एफर्ट वॉज मेड टू फ्रेम अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया। इस विचार में के इर्द गिर्द जो है शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज नॉट फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां। मतलब कि शासन के इस सिद्धांत का जो जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया।
स्टेटमेंट डी कहता है कि सम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वाज रिक्वायर्ड, मतलब कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था और ये विकल्प दिए गए हैं। आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ओनली ए बी एंड सी क्या है, केवल ए और बी ऑप्शन, बी और सी सही है। देखिए कैसे, ऑप्शन ए और बी और सी ये सही है, ठीक है, और लास्ट वाला जो ये है ऑप्शंस वो रॉन्ग है। जो सुलह ए कुल है उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है, और यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है। यह जो है आयोजन किया जा रहा है, ये उत्सव है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और इस उत्सव के जो आपके विचार हैं, देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए में कहा गया है कि यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, तो ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बी कहता है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी कहता है कि शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने बखूबी पालन किया है, तो ये भी करेक्ट है। जो गलत है आपका स्टेटमेंट डी गलत है। वो इसलिए गलत है, इसमें लिखा है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, तो ये ऑप्शंस गलत है। ये तो एक दूसरे में एकता का प्रतीक था ना ये उत्सव, तो ये कैसे हो सकता है स्टेटमेंट डी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो ओनली मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओनली ए बी एंड सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन साइट्स जो है हड़प्पन सील्स इज या आर करेक्ट, मतलब कि निम्नलिखित में से हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा से या सही कथन सही है। स्टेटमेंट देखिए ए है कि हड़प्पन मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, मतलब कि हड़प्पा जो संस्कृति के लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे। स्टेटमेंट बी कहता है कि सील्स वर जनरली ऑफ सर्कुलर शेप, मतलब कि मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। स्टेटमेंट सी कहता है कि सील्स यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन दैम, मतलब कि मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प और ऑप्शंस चूज करने हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है। जो आपका पुरातात्विक ने जो सिंधु जो पुरातात्विक मतलब क्या कहेंगे, पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर हजारों मुहरों की क्या है खोज की थी। और इन मुहरों पर क्या है जानवर के सुंदर आकृति, जैसे कि गेंडा हो गए, बैल, बाघ, हाथी, जंगली बैल और भी बहुत कुछ, ये मुहरें क्या है पत्थर से बनी होती थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है सही हो जाएगा, ए वाला। उसके बाद आपके जो मुहरे थी ना, मुहरे का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट मुहर चौकोर आकार की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो प्रसिद्ध मुहर थी ना वो पशुपति मुहर थी। तो और ये यहाँ पे क्या है गोलाकार दिया, तो ये क्या है आपका करेक्ट मतलब गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ की जो मूर्ति थी क्या कैसी होती थी, मुहर चौकोर आकार में होती थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। और सबसे प्रचलित कौन सी थी, प्रसिद्ध वो मुहर थी पशुपति मुहर थी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट ए और सी क्या है सही हो जाएगा, और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि हु फाउंडेड आर्य समाज, मतलब कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आपको अगर आपने पढ़ा होगा, पिछला प्लेलिस्ट मेरा देखा होगा, मतलब क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी वीरेन सलंगियम पंतुलु, और ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी।
और इसकी स्थापना बम्बई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य समाज भारत की एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकारों में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को क्या है, बढ़ावा देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि वाई ज्योतिबा राव जो फुले हैं डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू अमेरिकन पीपल, मतलब कि ज्योतिबा राव जो फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की है। ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिएगा, ए है कि सम अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविटिस्ट फाइनेंस्ड इट पब्लिकेशन, मतलब कि कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादी ने इसके प्रकाशन में आर्थिक मदद की। ऑप्शन बी है कि अमेरिका ended slavery a few years before its publication, इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। ऑप्शन सी है कि दिस बुक कंटेन्स डिटेल ऑफ द वे अमेरिकन ब्लैक्स फाउट इन द सिविल राइट्स मूवमेंट, मतलब कि इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा है। लास्ट ऑप्शन है कि फुले रोट दिस बुक व्हेन ही वेंट टू यूएसए फॉर अ शॉर्ट विजिट, मतलब फुले ने यह किताब तब लिखी जब वे अमेरिका में एक अल्पकालीन क्या है भ्रमण किए थे, मतलब भ्रमण पर गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है कि ज्योतिबा राव फुले द्वारा अपनी किताब जो गुलामगिरी को अमेरिका के लोगों को समर्पित करने का क्या है, मुख्य कारण है कि उसका जो मुख्य कारण है वो है अमेरिकी आंदोलन को गुलामों को मुक्त करने के लिए समर्पित की थी, क्योंकि उन्होंने भारत में निचली जातियों की स्थिति और अमेरिका में अश्वेत दासों की स्थिति के बीच क्या है, समानताएं पाई थी। और ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने किस लिए क्यों समर्पित किया था, इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिकी में दास प्रथा खत्म कर दी थी। ठीक है, तो समानताएं थी वहाँ पे अफ्रीका में, जो भी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच वाले क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, मतलब पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, मतलब चुने उसको। तो ये कुछ समाज सुधारक के नाम है और मतलब उन्होंने क्या क्या स्थापित किया, आपको ये मैच करने हैं। कॉलम ए में देखिए, कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। फर्स्ट में दिया है ए ऑप्शन की सत्य शोधक समाज, मतलब कि ये बताना है कि ये किसने स्थापित किया था। बी है सतनामी आंदोलन, सी मंतुआ पंथ, और जो ऑप्शन डी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब कि स्वाभिमान आंदोलन। तो पीछे आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैच कर लेते हैं कि सत्य शोधक समाज जो है वो किसने स्थापित किया था। तो वो किए थे ज्योतिबा फुले ने। अभी हम लोगों ने इससे पहले ही क्वेश्चन पढ़ा है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, मतलब कि थर्ड ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा। उसके बाद है सतनामी आंदोलन, ये घासीदास इन्होंने शुरू किया था, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है कि मंतुआ पंथ, ये किसने शुरू किया था, तो ये हरिदास ठाकुर ने किया था, तो ये सेकंड ऑप्शन पे से मैच हो जाएगा। और स्वाभिमान जो आंदोलन है वो किससे मैच हो जाएगा, वो हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर से मैच हो जाएगा। तो इसका जो आपका बनेगा कूट जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, मतलब इसका जो ऑप्शंस बनेगा फर्स्ट सेकंड, ए का आपका हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। हाँ सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि हु राइज द स्लोगन फ्रीडम इज माई
बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया? ऑप्शन ए है कि लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, और ऑप्शन सी है कि वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया? लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है 1856 में महाराष्ट्र में हिंदू परिवार में क्या है, जन्मे थे और इनका निधन जो हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि महात्मा गांधी वॉज इनिशियली अपोज टू women participation in salt सत्याग्रह, who persuaded him to allow women to join the movement, मतलब कि शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? ऑप्शन ए है अंबाबाई, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी ताराबाई शिंदे, और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सरोजनी नायडू ने उन्हें क्या है, महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति के लिए मनाया था। ठीक है, महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर डू द मेटेरॉइड्स बर्न अप, मतलब कि निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है उल्कापिंड में जल जाते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन से वायुमंडल में? तो ऑप्शन देखिए, ए है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि समताप मंडल, ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर बाह्य वायुमंडल, और ऑप्शन डी है मेसोस्फीयर बहिर्मंडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेसोस्फीयर बहिर्मंडल में अधिकांश जो उल्काएं होती है वो वायुमंडल की मध्यमंडल परत में क्या है, जल जाती है। और मध्यमंडल जो है जो क्या कहेंगे कि मध्यमंडल समताप मंडल की के ऊपर और बाह्य वायुमंडल के नीचे, मतलब कि 50 से जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित होती है। और मध्यमंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा मतलब ठंडा स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पे मेसोपोज जो होता है, मेसोपोज का औसत तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, तो वो है मेसोस्फीयर बहिर्मंडल में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इतने क्वेश्चंस थे आज के प्रैक्टिस सेट में। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हो पाया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अपना फीडबैक दिया कीजिए और अपना बताया कीजिए। और थोड़ा मतलब मैं कंटेंट आपके लिए इतना अच्छा लेके आ रही हूँ, तो इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो आप प्लीज़ लाइक करिए। आप देख तो लेते हैं, हाँ, आप मेरी वीडियोस को देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए लाइक कर दिए। लाइक से कुछ होता नहीं है, अप्रिशिएशन ही मिलता है और मोटिवेशन ही मिलता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।